किसी भाजपा से लड़ाई है, लेकिन समाजवादी पार्टी हर जगह आगे है। घोटाला करने नहीं लगे। कांटे की टक्कर रहेगी और दोनों ही प्रत्याशी, चाहे सपा प्रत्याशी हो चाहे आजम खान भाजपा प्रत्याशी घनश्याम लोधी हो, दोनों में कांटे की टक्कर है। रामपुर और आजमगढ़ में फाइनल फैसले की घड़ी आ चुकी है। आपको बता दें, बीजेपी को बढ़त मिली है। आजमगढ़ में निरहुआ की बढ़त लगातार कायम है। आजमगढ़ में बीजेपी की निरहुआ 13,121 वोटों से आगे चल रहे हैं। रामपुर में बीजेपी को निर्णायक बढ़त मिली है। रामपुर में बीजेपी के घनश्याम लोधी 41,488 वोटों से आगे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। सुबह से जिस वक्त काउंटिंग शुरू हुई उसी वक्त से ये मुकाबला टक्कर का देखने को मिला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में। और अब ये बड़ी खबर आ रही है, रामपुर और आजमगढ़ दोनों ही जगह पर बीजेपी आगे है, बढ़त बनाए हुए है। रामपुर में बीजेपी को निर्णायक बढ़त मिल चुकी है। घनश्याम लोधी 41,488 वोटों से आगे हैं। आपको बता दें कि निरहुआ भी आगे चल रहे हैं। उपचुनाव पर लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अखिलेश यादव एसपी मुख्यालय से अपने घर के लिए रवाना हो गए हैं। दोनों सीटों पर काउंटिंग हालांकि अभी जारी है और अखिलेश यादव दफ्तर से घर की तरफ रवाना हो गए हैं। बता दें, दोनों ही सीटों पर एसपी पिछड़ रही है। और इस बीच लखनऊ से यह बड़ी खबर आ रही है कि दफ्तर में जो मौजूद थे अखिलेश यादव, वो अब अपने घर की तरफ रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें, रामपुर और आजमगढ़ में पिछड़ रही है समाजवादी पार्टी और बीजेपी कहीं ना कहीं निर्णायक जीत की ओर बढ़ चली है और निर्णायक जीत बीजेपी को मिल रही है। और चलिए अब आजमगढ़ का रण आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम समझाते हैं कि किस प्रत्याशी को कितने वोट मिले, कितने वोटों से आगे। निरहुआ आगे चल रहे हैं, वोट है 2,20,041। तो वहीं धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो पीछे चल रहे हैं, उनके पास वोट है 2,09,187। तो ये तो थी बात आजमगढ़ की। चलिए अब रामपुर का रण देख लेते हैं। घनश्याम लोधी बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, 3,66,457 वोट। और आसिम रजा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं, 3,24,782 वोट इनके पास। कहीं ना कहीं निर्णायक घड़ी आ चुकी है और बीजेपी के प्रत्याशी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। रामपुर और आजमगढ़ सीटें, जो दोनों ही सीटें समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती हैं, वहां से ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। वहीं उपचुनाव को लेकर अब बलदेव औलख ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। एक विचित्र चुनाव था, उसमें सारे समाज के लोगों ने हम लोगों को वोट दिया है और तभी हम दोनों सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने का काम हुआ है। मैं उन कार्यकर्ताओं का, उन लोगों का, जनता का धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम आपने ईमानदारी के साथ सरकार की योजनाओं को मोहर लगाने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और आम कार्यकर्ता ने, जो जनता है, हर जनता ने इस तपती हुई। चलिए रामपुर से फराह खान हमारे साथ मौजूद हैं। फराह, आपके साथ इस वक्त घनश्याम लोधी मौजूद हैं, बातचीत हो रही है आपकी? जी सीधा उन्हीं से जुड़ेंगे। बहुत आरोप लगे, प्रत्यारोप भी हुए। अब आपके हाथ में और आपके सर पर ताज जो है वो सजने वाला, थोड़ी देर में औपचारिक तौर से ऐलान हो जाएगा, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, चुनावों में आरोप ये चलते रहते हैं, एक दूसरे पे छींटाकशी। लेकिन तो चुनाव बड़ा शांति से निपट गया। ना तो बहुत सारे चुनाव होते हैं कि बड़ी जुबानें, मतलब गंदी गंदी जुबानें चल जाती हैं, लेकिन हमने ना तो कोई टिप्पणी की किसी के बारे में, ना कुछ करा। हम हमारे जो कार्यकर्ता हैं आराम से चुनाव लड़ते रहे और उन्होंने ये नहीं देखा कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा। मतदान को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर 10 सवाल उठे। कहा गया कि निष्पक्ष तौर से मतदान नहीं हुआ है, मतगणना भी निष्पक्ष तौर से नहीं। देखिए, जब से माननीय योगी जी आए हैं तो कानून व्यवस्था प्रदेश की आप देख रहे हैं। पहले चरमराई हुई थी व्यवस्था, जब से माननीय योगी जी ने कमान संभाली है प्रदेश की, तो मैं समझता हूँ जो ऐसी के दूसरे प्रदेशों में कहीं कानून व्यवस्था नहीं मिलेगी आपको देखने को, जो हमारे उत्तर प्रदेश में। पहले जो उत्तर प्रदेश हुआ करता था, आज उत्तम प्रदेश है। देखिए, 2014 के बाद एक बार फिर रामपुर में जो है कमल खिल रहा है, तो इसको कितना बड़ी जीत मान के चल रहे हैं? और थोड़ी देर में अभी औपचारिक तौर पर ऐलान भी होने वाला है। देखिए, कमल का
जो कमल खिलने जा रहा है उसे हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत, हमारे नेताओं की मेहनत, और अभी तो ये शुरुआत है। पहले 2 सीटें हमारे पास होती है, 5 सीटें हमारे पास रहेंगी आने वाले समय। जी देखिए, हमने आसिम राजा से भी बात की तो वो दोपहर तक बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, लेकिन उनका बार बार यही कहना था और गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे। कल आजम खान ने न्यूज 18 को गंभीर आरोप लगाए हैं कि मतगणना जो है वो भी निष्पक्ष नहीं होगी और मतदान में बहुत भेदभाव हुआ है। देखिए, वो कहते हैं ना, हारने के बाद जब दिखता है कि हमारी हार है तो बौखला जाता आदमी, तो वो बौखलाहट में है आजकल। और मेरे हिसाब से बिल्कुल शांति प्रिय से चुनाव हुआ है, कहीं कहीं मतलब किसी रंग का कोई वो नहीं हुआ विवाद, और अब मतगणना हुई बिल्कुल शांतिपूर्ण से संपन्न हुई है। तो मतलब रामपुर की जनता ने काम को देखा है, विकास को चुना और आपको दिल से जी। तो देखिए, आप घनश्याम मोदी जी को सुन रहे थे और साफ तौर पर उनका कहना है कि आरोप तो चलते रहते हैं और रामपुर की जो जनता है उसने काम देखा है, विकास देखा है। और थोड़ी ही देर में आपको बता दूं कि अभी औपचारिक तौर पर घोषणा भी होने वाली होगी, क्योंकि विजयी तौर पर काफी बढ़त लेकर चल रहे हैं और साफ तौर पर जीत रहे हैं। तो आज रामपुर को अपना एक नया जो है वो सांसद मिल जाएगा। थोड़ी देर में औपचारिक तौर पर घोषणा हो जाएगी और 2014 के बाद यहाँ कमल खिल रहा है और कमल खिलने के लिए शुरुआत से ही काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे और अब सबके चेहरों पर एक राहत है, खुशी की झलक है और एक पूरी तरीके से ये पॉलिटिकल सिनारियो भी बदलता दिख रहा है, क्योंकि रामपुर को आजम खान का गढ़ कहा जाता है। चप्पा चप्पा लोग जो हैं वो उनके फेस वैल्यू पर इस चुनाव को देख रहे थे, लोग कह रहे थे। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से पूरी बाजी पलटी है 2014 के बाद। रामपुर का पूरी व्यवस्था और पूरे नतीजे आपने हमें बताया। एक बार आजमगढ़ चलते हैं, वहां से अनामिका सिंह हमारे साथ लगातार जुड़ी है। अनामिका, देखिए, रामपुर की बात, आजमगढ़ की जो तस्वीर है वो भी कुछ देर में साफ हो जाएगी। फाइनल राउंड की जो काउंटिंग है वो चल रही है। हालांकि अभी तक के मुताबिक 13,000 से ज्यादा के मार्जिन से निरहुआ आगे चल रहे हैं, जो अपने आप में निर्णायक दौर में जा रहा है, क्योंकि वक्त जो है वो 3 बजे के आसपास का होने वाला है अब, और मैक्सिमम वोट काउंट हो चुके हैं। थोड़े बहुत बचे हुए हैं जिसमें बहुत ज्यादा चमत्कार की कोई गुंजाइश लगती नहीं मुझे। तो अभी माना जा रहा है कि कम से कम रामपुर के बाद आजमगढ़ में भी कमल खिलने की गुंजाइश जो है वो ज्यादा बढ़ गई, संभावना ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना, क्योंकि फाइनल राउंड की काउंटिंग बची हुई है। लेकिन जो यहाँ पे अंदर लोग हैं, कर्मचारी जो है, वो ये मान के चल रहे हैं कि जिस दौर में काउंटिंग चल रही है उस दौर में 13,000 के मार्जिन के बाद अब किसी बड़े चमत्कार के होने की संभावना बेहद कम है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से रामपुर में कमल खिला है, तो आजमगढ़ में भी एक बार कमल खिल सकता है अब तक की काउंटिंग के मुताबिक। बिल्कुल अनामिका, हालांकि आप ये कह रहे हैं कि औपचारिक ऐलान होना भी बाकी है, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट सामने आया है, जहां पर उन्होंने लिखा है कि अहंकार और गुंडागर्दी को रामपुर और आजमगढ़ की जनता मतगणना के रुझानों में जवाब दे रही है। तुष्टीकरण, गुंडागर्दी, जातिवाद से चुनाव नहीं जीत सकते हो। सदन में श्री अखिलेश यादव जी और सभा में मोहम्मद आजम खान के द्वारा किए गए मेरे अपमान का पिछड़ा वर्ग के साथ सभी वर्ग जवाब दे रहे हैं। ये ट्वीट आपने देखा, केशव प्रसाद मौर्य ने ये ट्वीट किया है। अनामिका, अपनी बात पूरी करें। बिल्कुल, देखिए, आजम खान का वो बयान याद होगा आपको चुनाव प्रचार के दौरान, जब उन्होंने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को खैरात में बनाया गया उप मुख्यमंत्री बताया था और बहुत आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। ये बात और है कि तब केशव मौर्य ने खुल के जवाब नहीं दिया था। जब नतीजे आ गए तो केशव मौर्य के पास पूरा स्पेस है जवाब देने का, और ट्वीट के जरिए हमला बोल भी रहे वो। दूसरी बड़ी बात है आजमगढ़ को लेकर के, तो 1,77,000 वोट अब तक के काउंटिंग में निरहुआ को मिल चुके हैं। उनसे 14,000 पीछे है समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र। तो ये अपने आप में जो गैप है वो बढ़ता चला जा रहा है, और अब ये माना जा रहा है कि सिर्फ आधे घंटे के बाद यहाँ पे आजमगढ़ की जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा फैक्टर जो आजमगढ़ को लेके कहा जा रहा है वो है गुड्डू जमाली, जिसमें से अगर 1,77,000 वोट निरहुआ की बात करें तो 15वें राउंड तक साइकिल बहुत स्पीड से चलती रही। फिर क्या हुआ, कैसे स्पीड? फिर ये हुआ तो आप देख रहे हैं, फिर यही हुआ कि मेरे हाथ में 20वें राउंड का चार्ट है, 21वें राउंड का अवेलेबल नहीं है अभी रिजल्ट, और यहाँ नारेबाजी लगने लगी और खबरें आने लगी कि बीजेपी 25 से जीत गई, 30 से जीत गई, 12 से जीत गई, ये खबरें आ रही हैं। अच्छा, वोटों का भी ध्रुवीकरण हुआ है? शिकायत करेंगे कहीं आसिम राजा? हाँ, अब वो देखें क्या करेंगे, ये कार्रवाई आगे करेंगे। वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है? वोट आगे करेंगे।
आसिम रजा को आपने सुना और उनका बयान आपने देखा कि अभी भी उन्हें उम्मीद उनकी बरकरार है। कह रहे हैं कि फाइनल डिसीजन अभी आना बाकी है, लेकिन उससे पहले ही नारेबाजी शुरू हो चुकी है। देखिए, रामपुर से हमारे सहयोगी आस्था कौशिक भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। आस्था, जिस तरह से आजमगढ़ की तस्वीर सामने आए तो वहां पर बीएसपी की सुप्रीमो मायावती पर आरोप लगाया गया कि वो बीजेपी की पार्टी बनकर काम कर रही है, लेकिन रामपुर में तो ऐसा नहीं था। रामपुर में तो सीधे तौर पर टक्कर समाजवादी पार्टी और बीजेपी की प्रत्याशी में थी, फिर भी बीजेपी की बढ़त है और कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत बीजेपी को मिलने वाली है। बिल्कुल, और लगभग तस्वीर साफ हो चली है कि आजम खान का जो किला है उसे भाजपा ने छीन लिया है। बस केवल औपचारिक अनाउंसमेंट होना बाकी है। थोड़ी देर में औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा और घनश्याम लोधी जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं वो लगभग 40,000 से ज्यादा वोटों की बढ़त बनाए हुए हैं। लगभग काउंटिंग खत्म होने को है और जितने वोटों की काउंटिंग अभी बची है उससे ज्यादा की लीड घनश्याम लोधी लेकर आगे बढ़ चुके हैं। अब कहा यही जा रहा है कि बस थोड़ी देर और उसके बाद औपचारिक ऐलान हो जाएगा कि लोधी यहां से जीत चुके हैं। और आपको बता दें, इस औपचारिक ऐलान के बाद 2014 साल 2014 और उसके बाद अब 2022 में एक बार फिर से यहां पर कमल खिलने जा रहा है। लेकिन जिस समीकरण की आपने बात की, जो आरोप आजमगढ़ में बसपा पर लग रहे हैं, समाजवादी पार्टी अपने प्रचार के दौरान भी ये बात कहती रही। और आपको याद होगा कि यूपी के जब असेंबली इलेक्शंस का रिजल्ट आया था तब भी यही सपा की तरफ से कहा गया कि बहन जी ने जो है अपना वोट ट्रांसफर किया है भाजपा को और इसलिए समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ है, लेकिन वोट परसेंटेज फिर भी बढ़ा है। तो यही आरोप आजमगढ़ में भी लगा है। मैं लौटूंगी आपके पास। इसी बीच बड़ी खबर हमारे पास है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम रजा ने एक बड़ा आरोप लगा दिया है। कहा कि उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया, साथ ही प्रशासन पर भी उनका बड़ा आरोप सामने आया है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम रजा ने यह आरोप लगाया है अफसरों ने नतीजे को प्रभावित किया, यह कहना है रजा का। रामपुर में हार पर समाजवादी पार्टी का यह बड़ा आरोप सामने आया है। इससे पहले भी वो ईवीएम पर लगातार सवाल उठाते रहे, साथ ही साथ ओवर सिक्योरिटी को लेकर उन्होंने सवाल उठाया और अब उनका यह बड़ा आरोप लगा है प्रशासन पर और सुरक्षा व्यवस्था पर। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम रजा ने कहा कि अफसरों ने नतीजे को प्रभावित किया। आस्था, जी बिल्कुल, और ये जो आरोप है वो शुरू से लगाया जा रहा है। आप याद कीजिए कि जिस दिन वोटिंग हुई थी उस दिन भी आजम खान ने न्यूज 18 से खास तौर पर बातचीत की। ठीक है आस्था, मैं लौटूंगी इसी बयान पर। एक बार उनका बयान दर्शकों को सुना लेते हैं, फिर आपका कमेंट लेते हैं। गिनती चल रही है, पूरी नहीं हुई है, यहाँ नारेबाजी शुरू हो गई। ये प्रशासन की और भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत है। हम यही कहते थे कि एक राउंड पूरा हो जाए उसके बाद एक राउंड की गिनती कीजिए। अभी एनआईसी जो इन्होंने कंप्यूटर सेक्शन खोला है जहां फीडिंग हो रही है, चार्ट बन रहा है पूरे क्षेत्र का, वहां 20वें राउंड की गिनती अभी उसमें कंप्यूटराइज हुई है। उसका हमें चार्ट मिला जिसमें हम 12,000 वोटों से जीते हैं। 12 राउंड बाकी हैं अभी जिसका हमें चार्ट मिलना है, जिसके बारे में पता चलना है। ये कहाँ से खबरें आने लगी, कोई कह रहा 25,000 से जीत गई, कोई कह रहा 37,000 से जीत गए, कोई कह रही 18,000 से जीत गए। आसिम रजा साहब ये तो कह रहे हैं कि बस थोड़ी देर में तस्वीर साफ कर देंगे, तमाम जो राउंड्स हैं वो पूरे हो चुके हैं। थोड़ी देर का इंतजार करते ना, ये खबरें कहाँ से आ रही हैं? थोड़ी देर पहले कहाँ से खबर आ रही हैं? ये खबरें बना के पेश की जा रही हैं। और बीजेपी वालों को जश्न मनाने के लिए किसने बुलाया, किसने इन्फॉर्मेशन दी, इन्हें कहाँ से खबर है? हमें क्यों खबर नहीं है? हमें क्यों नहीं बताया गया? इनको कहाँ से खबर है? तो ये तो 23 जून वाला कांड हो रहा है। अच्छा, तो आपको लगता है कि यहाँ पर भी आप देखिए ना, आप बताइए, आपके पास है कोई ऐसी चार्ट, कोई ऐसा प्रूफ इलेक्शन कमीशन का या किसी का कि फाइनल हो गया हो रिजल्ट? जब तक फाइनल नहीं होगा तो ये कैसे होगा? तो आपको लगता है कि चुनाव ही नहीं हुआ एक तरीके से? कोई चुनाव नहीं, रामपुर में कहाँ चुनाव हुआ? चुनाव नहीं हुआ। चुनाव को तो कैप्चर कर लिया पुलिस ने, राम खत्म कर दिया प्रशासन। कोई चुनाव नहीं हुआ, राम मत ही डालने नहीं दिए गए। 3 कॉन्स्टिट्यूंसियों को टारगेट बना के, मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों को टारगेट बना के, लोगों को जहां 600 वोट वहां 4 वोट पड़े, जहां 500 वोट 9 वोट पड़े। इतने लोग कोई उदासीन थोड़ी वोट डालने के लिए कि सब वोट ही नहीं डालेंगे। तो मतगणना भी इसी तरह की मानते हैं, उन्हें डालने नहीं दिया गया। अच्छा आसिम रजा साहब, सुबह की बात करें तो 15वें राउंड तक साइकिल बहुत स्पीड से चलती रही, फिर क्या हुआ, कैसे स्पीड? फिर ये हुआ तो आप देख रहे हैं, फिर यही हुआ कि मेरे हाथ में 20वें राउंड का चार्ट है, 21वें राउंड का अवेलेबल नहीं है अभी रिजल्ट, और यहाँ नारेबाजी लगने लगी और खबरें आने लगी कि बीजेपी 25 से जीत गई, 30 से जीत गई, 12 से जीत गई, ये खबरें आ रही हैं। अच्छा, वोटों का भी ध्रुवीकरण हुआ है, शिकायत करेंगे कहीं आसिम रजा? हाँ, अब देखें क्या करेंगे, ये कार्रवाई आगे करेंगे। वोटों का तो आसिम रजा को आपने सुना, साफ तौर पर उन्होंने आरोप लगा दिया है प्रशासन पर। चलिए अब लखनऊ में सपा मुख्यालय से हमारे सहयोगी मोहम्मद शबाब हमारे
हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बाइट आपको सुना देते हैं। जेपीएस राठौर ने कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। सहानुभूति जैसा माहौल था उनके लिए, तो ये माना जा रहा था कि ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के लिए टफ है, सपा को फायदा पहुंच रहा था। क्या कुछ लग रहा है आपको कि कैसे ये जादू हुआ? देखिए, ऐसा है कि मैंने कहा कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं मोदी जी की और योगी जी की, उसकी वजह से नीचे जनता में भरोसा, जो गरीबों में जो भरोसा हमारा भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ा है, इसका ये परिणाम है। आज गरीब किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, वो मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है, योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को विधायक और सांसद के रूप में देखना चाहता है। तो मुझे लगता है कि एक घनश्याम लोधी जैसे सामान्य से कार्यकर्ता और उसको वहां पर सांसद बनाने का काम किया है, और मैं घनश्याम लोधी जी को भी आज बधाई देता हूं कि बहुत बड़ा उन्होंने काम किया है। और वहां के सभी अपने कार्यकर्ताओं को, रामपुर के और सभी जनता को जिन्होंने वोट दिया है, उन सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और ये भारत की राजनीति के लिए एक मुझे लगता है कि एक मोड़ लेके आएगा। सर, अंतिम सवाल है, सपा लगातार सवाल उठा रही थी जो चुनाव के दौरान कि जिस तरीके से जो वोटिंग के दौरान भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रही थी कि सरकार का दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए, वो तो उनको आरोप लगाना ही है, लेकिन स्पेसिफिक वहां के जिलाधिकारी ने कहा, वहां के एसपी ने कहा कि आप स्पेसिफिक एक शिकायत बताओ आके कि यहां पर सरकार की मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है। तो वो एक आरोप तो बताएं कि कहां पर दुरुपयोग हुआ है। केवल हवा में कह देना कि दुरुपयोग हुआ है तो ये इसका कोई मतलब नहीं। अगर हम भी कहीं शिकायत करते हैं तो स्पेसिफिक करते हैं यहां ऐसे ऐसे हुआ है। हमारे कार्यकर्ताओं को भी दिक्कत हुई है। एक जगह एक बूथ पर एक दरोगा ने गड़बड़ी की और उसके लिए हमने भी शिकायत की है। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं कि कोई गड़बड़ी करेगा, व्यवस्था में रहकर कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो अगर कहीं कोई बात है, तकलीफ है। हमारे सहयोगी मोहम्मद शबाब हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ में एसपी मुख्यालय से। मोहम्मद, जिस तरह से आसिम रजा को भी आपने सुना कि कितनी बौखलाहट नजर आ रही थी, वहां पर मुख्यालय पर इस वक्त कैसे हालात हैं, कैसी सिचुएशन वहां पर देख रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए, जो आसिम राजा इस बात को कह रहे थे कि अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ, नो डाउट इस बात में कोई दो राय नहीं कि ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन जब अविश्वसनीय बढ़त हासिल हो जाती है किसी भी प्रत्याशी को, एक बड़ी लीड हासिल हो जाती है, तो ये माना जाता है कि लीड अब कवर नहीं होगी और अनऑफिशियली उसे जीता हुआ डिक्लेयर कर दिया जाता है। हालांकि कितने मार्जिन से आजमगढ़ या रामपुर में कैंडिडेट जीतेंगे ये वक्त बताएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी में वीरानी है। इस वक्त समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर में मौजूद हूं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सुबह करीबन 10 साढ़े 10 बजे के आसपास पार्टी मुख्यालय पर पहुंचे थे और यहीं से वो तमाम नतीजों पर नजर बनाए हुए थे। लेकिन जैसे ही रामपुर में लगभग 40,000 की बढ़त जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की हो गई और उसके बाद आजमगढ़ में भी तकरीबन 10,000 से ज्यादा वोटों का मार्जिन निरहुआ का हो गया। तो उसके बाद एक रूपरेखा तय होने लगी है कि दोनों ही जगहों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो हैं वो बुरी तरह पिछड़ रहे हैं। इसके बाद अखिलेश यादव यहां से मूव कर गए हैं अपने आवास की तरफ और समाजवादी पार्टी में लौटूंगी आपके पास। हमारे सहयोगी अनामिका कुछ बता रही है हमें। अनामिका, सफल नहीं हुए और उसका नतीजा ये रहा कि हम लूज कर गए। ये बात सही है कि हम चुनाव लूज कर गए हैं, लेकिन सुबह में एक बार को लगा कि आप लोग अच्छी पोजीशन बना रहे हैं, ठीक ठाक आपको वोट भी मिल रहे हैं, अभी भी वोटों का जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, कहाँ खामी देखते हैं आप, कहाँ कमी देखते हैं आप? नहीं, देखो, बहुत से एरियाज होते हैं ना, कहीं हम डोमिनेट कर गए, कहीं वो डोमिनेट कर गए। इन टोटलिटी वो डिफरेंस है और हमने लूज किया। मैं कह रहा हूँ कि हमको ये लग रहा था कि हम अपनी बात को जनता तक पहुँचाने में सफल रहे हैं और एक जन समर्थन भी मिला। एक कहने की ज़रूरत नहीं, आप समझ रहे हैं कि हम लोग किस परिस्थितियों में लड़ रहे थे और किन लोगों से लड़ रहे थे। मुझे उसके बावजूद भी मुझे ये पूरा यकीन था कि हम ये चुनाव जीत लेंगे, लेकिन जनता है जो उसका जनादेश है, उसको सलाम है और हमारी तो विश है जो भी जीते। अभी तो मुझे श्योर नहीं है कि इन दोनों में से कौन लोग भी जीत पाएंगे। यही उम्मीद करूंगा जो जीते अपनी जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वाह करे। बहन जी उतारती मैदान में तो क्या तस्वीर कुछ और होती?
नहीं, ऐसा नहीं। बहन जी जो कर सकती थी सब किया उन्होंने, ऐसा नहीं है। उन्होंने ऑडियो वीडियो जारी किया, अपील किया, सब किया, तो उनके पार्ट पे कोई कमी नहीं रही, ऐसा नहीं है। अभी अंदर काउंटिंग को लेके क्या चल रहा है? कितने राउंड कंप्लीट हो चुके हैं? और 2-3 विधानसभाओं के समाप्त हो चुके हैं, 2 के थोड़े से चल रहे हैं। कितनी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी? मुझे ऐसा लगता है कि हार्डली विद इन आवर। ओके, ठीक है। तो ये गुड्डू जमाली है, बसपा के प्रत्याशी, जो अब एक्सेप्ट कर रहे हैं खुलकर कि अब वो ये सीट लूज कर चुके हैं, वो ये चुनाव लूज कर चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमें लग रहा था कि हम अच्छी फाइट दे रहे हैं, अच्छे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हम अपनी बात को समझाने में कामयाब नहीं हो पाए जनता को, जिसकी वजह से ये नतीजे सामने आए हैं। मैंने ये भी सवाल पूछा कि क्या अगर बहन जी उतरती मैदान में तो क्या तस्वीर कुछ और होती? तो उन्होंने कहा कि नहीं, बहन जी जो कर सकती थी उन्होंने किया, उन्होंने मुझे प्रत्याशी बनाया, ऑडियो जारी किया, लोगों से अपील की, लेकिन जो तस्वीर है वह सभी के सामने है। तो अब ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये चुनाव लूज कर रहे हैं, और अब ये जो काउंटिंग सेंटर है वो अब वहां से बाहर निकल भी रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि प्रत्याशी जो भी जीत रहे हो, चाहे समाजवादी पार्टी के हो या बीजेपी के हो, उनको बधाई, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि उन्होंने अच्छी लड़ाई लड़ी, इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। तो बसपा की ओर से कम ये क्लियर कर दिया गया है कि फाइट में नहीं है वो। वैसे भी गुड्डू जमाली जब सुबह काउंटिंग शुरू हुई तो एक बार ऐसा लगा कि गुड्डू जमाली सबसे फर्स्ट पोजीशन पे आ गए हैं, उसके बाद जो सेकंड पे आए फिर थर्ड पे आए, थर्ड पे आने के बाद कंटिन्यू थर्ड पर। गुड्डू जमाली ने तो ये मान लिया कि उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हार स्वीकार नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक बौखलाहट जरूर देखने को मिल रही है। एसएन सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसएन सिंह जी बताएं। रामपुर की जनता को पूर्णतः बधाई, पूर्णतः धन्यवाद कि उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नीतियों पर और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नीतियों पर भरोसा दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जीताया। और इसी बीच में आपको इंटरप्ट करूंगी, बड़ी खबर हम बता रहे हैं, रामपुर से बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम लोधी ने जीत दर्ज कर लिया। इस वक्त की बड़ी खबर, रामपुर में एसपी के आसिम रजा हार गए हैं, बड़ी हार उन्हें मिली है। घनश्याम लोधी 42,000 से ज्यादा वोटों से जीत गए हैं। रामपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आस्था कौशिक हमारे साथ लगातार बनी हुई। आस्था, बहुत बड़ी जीत समाजवादी पार्टी के गढ़ में बीजेपी की। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी जीत 2014 के बाद अब यहां पर कमल खिला है और 40,000 से ज्यादा वोटों से आपने अभी बताया आरजू कि किस तरीके से यहां पर घनश्याम लोधी ने जीत दर्ज की है। हालांकि आप अगर देखें कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट ही होना बस रह गया था, 1 घंटे पहले ही तस्वीर छट गई थी और ये सामने आ गया था कि जितनी लीड से वो आगे चल रहे थे उससे भी कम वोटों की गिनती बाकी रह गई थी। तो एक तरीके से सिंबॉलिक तौर पर भाजपा के जो कार्यकर्ता थे वो मानकर ही चल रहे थे, वो डिक्लेयर ही कर रहे थे कि हम जीत गए हैं। और इसके लिए काउंटिंग सेंटर के आसपास चहल पहल भी बढ़ गई थी, नारेबाजी शुरू हो गई थी, जीत का जय घोष भाजपा के कार्यकर्ता करने लग गए थे। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि जैसे ही यहां पर काउंटिंग शुरू हुई सुबह 8 बजे से, शुरुआती घंटे या कह लीजिए 15 राउंड ऐसे रहे जिसमें कि लगातार आसिम रजा जो समाजवादी पार्टी के हैं वो 10,000 कभी 15,000 के ज्यादा अंतरों से आगे चलते रहे। तो उस वक्त ये माना जा रहा था कि वो कंसिस्टेंट बढ़त बनाए हुए हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि काउंटिंग खत्म होते होते ये बढ़त का फासला बढ़ जाए और ये वहां पर उनकी विजय हो। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। 15 राउंड के बाद धीरे धीरे जब काउंटिंग के नतीजे सामने आने लगे तो उसके बाद ये बढ़त धीरे धीरे कम होती गई और घनश्याम लोधी ने अपनी पकड़ बनाई और अब ये मार्जिन इतना बढ़ चुका है कि 42,000 से ज्यादा वोटों से घनश्याम लोधी ने अपनी जीत हासिल कर ली है। पर बड़ी बात यह कि जिस दिन से वोटिंग हुई थी उस दिन भी आजम खान बाहर आए थे और उन्होंने गड़बड़ी का आरोप लगा दिया था और उसके बाद भी जितना इंटरव्यू उन्होंने न्यूज 18 को दिए बार बार उन आरोपों को दोहराया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जितनी चर्चाएं हुई उन सब में इस बात को कह रहे थे कि आप देखिए कुछ लोगों का आधार कार्ड फाड़ दिया गया, कुछ लोगों की पहचान देख के उनको वोट नहीं देने दिया। लेकिन जब ये लीड बढ़ रही थी, मैंने आपसे जिक्र किया कि 15 राउंड तक जो थे वो घनश्याम लोधी अपना अंतर बनाए, आसिम रजा अपना अंतर बनाए हुए थे, तो तब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के सुर एकदम से बदले। उनको लगा आशा बंधी है, अब जीत शायद हमारी हो, तो इसीलिए सुर बदले और उन्होंने कहना शुरू किया कि रोक लिया होगा 100-150 लोगों को पुलिस ने, लेकिन यहाँ तो हर नागरिक ही हमारा वोटर है। पर अब जब नतीजे ठीक उलट आए हैं तो वापस से उन्हीं आरोपों को दोहराया जा रहा है और कहा जा रहा है कि प्रशासन ने गड़बड़ी की है और ईवीएम के ऊपर जो है इसका ठीकरा फोड़ा जा रहा है, गड़बड़ी का आरोप लगाया जा रहा है, वोटर्स को रोकने का आरोप लगाया जा रहा है। और रामपुर में जब वोटिंग
काउंटिंग हुई थी तो 50 से भी कम प्रतिशत यहां पर पोल हुआ था और तभी से इस तरह के आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से मढ़े जा रहे थे। लेकिन अब तस्वीर साफ हो चुकी है। रामपुर में आजम खान के किले को भाजपा ने छीन लिया है। 2014 के बाद एक बार फिर से यहां पर कमल खिला है और घनश्याम लोधी ने एक बड़े अंतर से यहां जीत हासिल की है। आरजू, आस्था, यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है। देखिए, जिस तरह से बड़ी जीत अब बीजेपी को मिली है तो समाजवादी पार्टी पहले तो आरोप लगाती रही। सुबह भी हमारे संवाददाता ने जब आसिम रजा से बात की तो उन्होंने कहा कि यहां पर ओवर सिक्योरिटी एम्प्लॉयज ये डिप्लॉय किए गए हैं। उस समय भी उन्होंने आरोप लगाया, जिस तरह से आपने जिक्र किया। बीच में जब उनको बढ़त मिली तो उस समय उनके सुर बदल गए। तो वहीं दूसरी तरफ वो बीएसपी पर भी आरोप मढ़ रहे थे, लेकिन आत्मचिंतन की बात कोई नहीं कर रहा था समाजवादी पार्टी का, ना कोई नेता ना कोई प्रवक्ता। देखिए, आत्मचिंतन की जहां तक बात है तो जब से असेंबली इलेक्शंस के रिजल्ट आए तब से सवाल सपा से लगातार पूछा जाता रहा है और हर बार वो यही कहती है कि हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है, जो कि बढ़ा भी है। लेकिन लगातार आत्ममंथन की बातों पे समाजवादी पार्टी के अंदर जो तमाम नेताओं की नाराजगी की बात सामने आई, आजम खान की नाराजगी की बात सामने आई, समय समय पर शफीकुर रहमान बर्क जैसे नेता जो बयान देते हैं उसके कारण पार्टी को एम्बैरेसमेंट हुई। कभी पार्टी उससे अलग करती है, कभी खामोशी, कभी चुप्पी साध जाती है। केशव देव मौर्य ने खुद को अलग कर लिया। ओपी राजभर भी जब तब नसीहत देते हैं। तो कहने का मतलब सपा की स्थिति ऐसी हो गई थी कि वाकई एक आत्मचिंतन का दौर इस लिहाज से भी था कि उनका जो गठबंधन था वो 2024 तक बचेगा भी या नहीं बचेगा, या पार्टी के अपने ही अंदर के जो सीनियर लीडर्स हैं, अब देखिए शिवपाल यादव नाराज हो गए, आजम खान की नाराजगी की बात सामने आई, तो इसका खामियाजा किस रूप में भुगतना पड़ेगा। तो उपचुनाव को इससे भी जोड़कर देखा जा रहा था। अखिलेश यादव ने प्रचार से दूरी बनाई, शिवपाल यादव को कोई रोल नहीं दिया गया। उन्होंने कहा मैं तो इंतजार कर रहा था कि कोई मुझे चुनाव प्रचार में भेजे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो बेसिकली यहां पर जो रामपुर में चुनाव लड़ा गया वो केवल आजम खान के चेहरे पे लड़ा गया और आजमगढ़ का जो चुनाव था वो केवल और केवल धर्मेंद्र यादव के अपने प्रचार के बूते लड़ा गया। और हाँ, बसपा का आपने जिक्र किया तो बसपा पर यह आरोप शुरुआत से सपा लगा रही है कि क्यों नहीं बहन जी ने अपना कैंडिडेट रामपुर के अंदर उतारा। क्या उन्होंने बीजेपी की मदद की है या फिर वोटर्स को कंफ्यूज करके छोड़ दिया है कि अगर बसपा मैदान में नहीं है, क्योंकि बिल्कुल आस्था, और अब जब बड़ी जीत बीजेपी को मिली है तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के गढ़ में ये जीत मिली है तो समाजवादी पार्टी को आत्ममंथन करने की जरूरत तो है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि घनश्याम लोधी कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। सरकार ने योगदान दिया, प्रदेश के सरकार का, प्रदेश तो पूरे देश में प्रदेश में सरकार है। योगी जी भी आया, क्या बाकी मंत्री? नहीं, हर आदमी आता है, अपने प्रत्याशी को लड़ाने कोई नहीं आता। अब जीत के बाद क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, जीत के बाद ये संदेश देना चाहूंगा, हमारे जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं और हमारे जो नेता हैं और जो हमारी आम जनता है उसे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक छोटे से आदमी को अपनी सेवा के लिए चुना उन्होंने। विकास को लेकर क्या कहेंगे? तो विकास तो भाजपा की प्राथमिकता है और उसी के आधार पर हम काम करते हैं हम लोग। बस मैडम आप करो। घनश्याम लोधी को आपने सुना और उन्होंने सभी का धन्यवाद कहा है, जनता को उन्होंने धन्यवाद कहा है। साथ ही ये भी कहा है कि विकास का मुद्दा ही रहा है और बीजेपी ने विकास किया है और इसी दम पर बीजेपी को ये जीत हासिल हुई है। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता भी इसमें एक बड़ी तरह से उभर कर सामने आई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ आजमगढ़ और रामपुर दोनों ही सीटों पर बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सीएम योगी के राजनीतिक कद में भी बढ़ोतरी हुई है और यहां पर बीजेपी की लोकप्रियता साफ तौर पर नजर आई है। वजह जो भी हो, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता और नेता लगातार यही मान रहे हैं कि विकास ही मुद्दा रहा और विकास को लेकर यह बड़ी जीत हासिल हुई है। हमारी संवाददाता अनामिका हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अनामिका, किस तरह का माहौल इस वक्त वहां पर हो गया है? मतगणना राउंड नंबर 20 का रिजल्ट आ गया है और देखिए अभी तस्वीर कुछ कुछ साफ होनी शुरू हो गई है यहाँ पे, क्योंकि गुड्डू जमाली ने स्वीकार कर लिया है कि वो चुनाव लूज कर चुके हैं, वो यहाँ से निकल गए हैं। अब बचे समाजवादी पार्टी और बीजेपी के प्रत्याशी। हालांकि गुड्डू जमाली से मैंने ये जरूर पूछा था कि अंदर क्या चल रहा है और कितने राउंड काउंटिंग बची हुई है, तो उन्होंने कहा कि मात्र हाफ एन आवर में जो तस्वीर है वो यहाँ की क्लियर हो जाएगी। मैक्सिमम काउंटिंग हो चुकी है, सिर्फ 10% काउंटिंग बची हुई है और इसी वजह से अगर बात की जाए तो यहाँ पे थोड़ी हैपनिंग बड़ी भी हुई है, क्योंकि धर्मेंद्र यादव अभी भी काउंटिंग सेंटर के अंदर मौजूद है। निरहुआ यहाँ पर नहीं, लेकिन हाँ धर्मेंद्र यादव अभी भी अंदर मौजूद है। आखिरी राउंड की काउंटिंग होनी बची हुई है। अभी तक की काउंटिंग के हिसाब से 14,000 से ज्यादा वोटों के मार्जिन से बीजेपी प्रत्याशी निरहुआ आगे चल रहे हैं। 14,000 के वोटों से पीछे चल रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। तो बहुत हैरानी की बात नहीं होगी अगर जीत को लेके अनाउंसमेंट कर दिया जाए यहाँ से, क्योंकि आकलन यही किया जा रहा है अब तक का कि अब चूंकि काउंटिंग अपने आखिरी दौर में है तो ऐसे में बहुत चमत्कार गुंजाइश तो है नहीं, लिहाजा
बीजेपी की प्रत्याशी की जीत लगभग यहाँ पर तय मानी जा रही है। बिल्कुल अनामिका, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ निरंजन पोद्दार जी जुड़े हुए, राजनीतिक विश्लेषक। निरंजन जी, अगर यहाँ पर बीजेपी की जीत होती है, हालांकि अब सिर्फ औपचारिक ऐलान ही बाकी है, तो समाजवादी पार्टी को मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि अखिलेश यादव और आजम खान जैसे बड़े दिग्गज समाजवादी पार्टी के, उनके गढ़ में बीजेपी ने सेंध मार ली है। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि अगर रामपुर और आजमगढ़ का किला अगर भारतीय जनता पार्टी फतह कर दे देती है, तो ये मान के चलिए ये समाजवादी पार्टी के लिए भविष्य के अंदर खतरे की घंटी है, बिल्कुल निश्चित रूप से। और केवल विचार करने से ही काम नहीं चलेगा, उसके बाद में ये समझ लीजिए कि अखिलेश यादव जी के लिए आगे जाकर के राजनीतिक उनका भविष्य जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रश्न चिन्ह लगेगा, क्योंकि 2012 के अंदर अखिलेश जी मुख्यमंत्री जब बने थे, वो जीत मानी जाती थी मुलायम सिंह यादव जी की। उसके बाद में 2014 के अंदर अखिलेश जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी हारी, 2017 के अंदर अखिलेश जी के नेतृत्व में हारी, 19 में हारी, 22 में हारी, और अब ये उपचुनाव के अंदर। और इनका जो परंपरागत इनके जो दो गढ़ है, रामपुर और आजमगढ़, अगर वो भी आज लूज कर जाते हैं, तो इससे इनकी राजनीतिक दूरदर्शिता, इनकी राजनीतिक समझ और इनकी जनता के अंदर वो पकड़, इनको अपनी हर चीज के बारे में दोबारा से सोचना पड़ेगा, क्यों, और इनको कदाचित अपने जो सलाहकार है उनको भी बदलना पड़ेगा, और इनको अपनी नीति और नीयत दोनों चीजों को बदलनी पड़ेगी, तभी ये सब जनता के बीच में जाने लायक बच पाएंगे। चलिए ठीक है, हमारे साथ हमारे संवाददाता संकेत बीजेपी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। संकेत, इस वक्त तो जश्न का माहौल हो रहा होगा वहां? बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के राज्य मुख्यालय पर हम मौजूद हैं, और यहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी प्रबंधन कार्यालय है, जो कि दूसरे तल पर है, वहां पे जरूर मिठाइयां बांटी जा रही हैं, मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यालय पर जो देख सकते हैं आप, भले ही सन्नाटा है, हालांकि कुछ देर बाद कार्यकर्ताओं का हुजूम जरूर यहां पर उमड़ेगा। ये तस्वीर अभी की है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से चुनावी प्रबंधन करती है, जो रणनीति बनाती है, उस चुनावी प्रबंधन के कार्यालय में जरूर मिठाइयां बांटी जा रही हैं और अब मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी चुपचाप काम करने वाली पार्टी मानी जाती है, और यही वो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव खत्म होने के बाद दूसरे चुनाव की तैयारियों में जुटती है, और उसका नतीजा रामपुर और आजमगढ़ जैसे, जो कि समाजवादी पार्टी के गढ़ हुआ करते थे, अब भारतीय जनता पार्टी वहां पर, चाहे हम रामपुर की बात करें या आजमगढ़ की बात कुछ देर में आप हमें वहां से तस्वीरें भी दिखाएंगे जश्न का माहौल जब वहां पर होगा। फिलहाल हमारे साथ आस्था कौशिक लगातार बनी हुई है। आस्था, हाल फिलहाल विधानसभा चुनाव हुए, देखने को मिला था कि आजमगढ़ की सारी विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में गई थी। फिर इतने से वक्त में ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी ने वहां पर एंट्री कर ली और बुरी तरह से पछाड़ दिया समाजवादी पार्टी को? देखिए, इसके लिए थोड़ा सा हमें पीछे जाना होगा आरजू। आजमगढ़ में 10 विधानसभा सीटें हैं, और हाल ही में जो असेंबली इलेक्शंस हुए उन पर उन्होंने जीत हासिल की। लेकिन जिस वक्त ये चुनाव चल रहा था, प्रचार अपने पीक पर था, तो समाजवादी पार्टी लगातार अपनी परंपरागत सीट होने की दुहाई देकर वोट मांग रही थी। और वहां का जो जातिगत धार्मिक समीकरण है, मसलन मुस्लिम आबादी वहां पर बड़ी तादाद में रहती है, यादव वोटर्स भी वहां पर है, तो उस आधार पर अपनी जीत को आश्वस्त मानकर चल रही थी, जो जीत उसे मिले भी। लेकिन काफी समय से आजमगढ़ में असंतुष्टि भी बहुत ज्यादा थी। वहां पर शिक्षा व्यवस्थाओं में कमी होना, वहां की सड़कों का खराब होना, वहां मेडिकल फैसिलिटीज का कम होना, और लोगों का यह भी दबी जबान से कहना कि अखिलेश यादव जब से सांसद बने थे वो यहाँ झांकने तक नहीं आए, उन्होंने मुड़ के तक नहीं देखा कि यहाँ क्या हाल है। इस बीच कोरोना रहा, कोरोना काल पूरा गया, लोगों की इतनी मदद की जरूरत पड़ी, तब भी यहाँ पर कोई नजर नहीं आया, तो अंदर खाने उसको लेकर नाराजगी थी। असेंबली इलेक्शन जरूर जीत गए हो, लेकिन देखिए, लोकसभा का जो चुनाव होता है और खासतौर पर जो उपचुनाव होता है, उसमें कई तरह का माइंडसेट काम करता है। एक तो जनता ये जानती है कि 1.5 साल के लिए मात्र वो उम्मीदवार को चुनने जा रहे हैं, एक बार फिर से 2024 में उन्हें इसी सीट के लिए वोट दोबारा से डालना है। तो कई बार जनता इस आधार पर भी मन बना लेती है कि बदलाव करके देखा जाए, 1.5 साल की बात है, बदलाव करके देखा जाए। और दूसरी बात, निरहुआ एक बात बार बार कह रहे थे, और वो ये
ये कि मैं जब से यहाँ चुनाव हार के गया था, लोकसभा का चुनाव, मैंने एक चीज तय की थी कि मैं इनके बीच में आता रहूंगा, मैं इस जगह को छोड़ूंगा नहीं। मैं बेशक हार गया हूं, लेकिन जिन लोगों ने मुझे वोट दिया है मैं उनकी उम्मीदों को पूरा करना चाहता हूं। तो उनका यह भी दावा था कि वो लगातार लोगों की मदद करते रहे, उनके छोटे छोटे जो काम होते थे उनकी लड़ाई लड़ते रहे, थाने चौकी सरकारी दफ्तर से लेकर जो उनके काम होते थे उसके फॉलो अप में लोगों के साथ लगे रहे। और इस बार भी चुनाव प्रचार में वो यही कह रहे थे, एक बार मुझे तो मौका देकर देखो, अभी तक आपने जिस पार्टी का साथ दिया, जिस कैंडिडेट को चुना उसे आपने परख लिया, मुझे तो एक बार मौका देके देखो। तो ऐसा लग रहा है अब कि वहां पर जिस बढ़त के साथ भाजपा आगे बढ़ रही है आजमगढ़ के अंदर, धर्मेंद्र यादव अब कहीं ना कहीं पिछड़ते जा रहे हैं और निरहुआ की लीड बढ़ती जा रही है। तो अब फिलहाल इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी 1 घंटे का वक्त बाकी है, तस्वीर एकदम से छटके क्लियर हो जाएगी 1 घंटे में। लेकिन यदि ये विजयी बढ़त है तो उसके पीछे कई तरह के कारक हो सकते हैं। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, गुड्डू जमाली, उनको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि गुड्डू जमाली वो भी मुस्लिम समुदाय से आते हैं, उनको उलेमा काउंसिल का समर्थन हासिल था, उनको पीस पार्टी का समर्थन हासिल था, जाटा वोट बैंक वहां पर रहता है, दलित वोट बैंक वहां पर रहता है आजमगढ़ के अंदर। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ वोटों में सेंध तो गुड्डू जमाली ने भी जरूर लगाई होगी। बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए समाजवादी पार्टी भी मुस्लिम यादव गठजोड़ के बूते आजमगढ़ में रहती है और यहां पर मुस्लिम दलित कॉम्बिनेशन को लेकर गुड्डू जमाली उतरे थे। तो जरूर मुस्लिम वोटर्स में उन्होंने भी सेंध लगाई होगी, कुछ वोटों का बटाव रहा होगा, कुछ भाजपा का प्रचार और योगी सरकार 2.0 आने के बाद जो उनका विजन था, खुद प्रचार के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर आए। जनता ने अभी हाल में ही असेंबली इलेक्शंस में सरकार को चुना है। आप ओवरऑल यदि उठाकर देखें तो भाजपा की सरकार को चुना है। तो ऐसा लग रहा है कि मिला जुलाकर इन पूरे फैक्टर्स ने जरूर काम किया होगा और उसी के साथ अब बड़ी बढ़त बना रहे हैं निरहुआ आजमगढ़ के अंदर। और जी बिल्कुल, हमारे साथ फरा भी मौजूद है रामपुर से। फरा, आप इस वक्त रामपुर में मौजूद है, कैसी हलचल वहां पर आप देख रही हैं? इस वक्त रामपुर से तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ घनश्याम लोधी जी मौजूद है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके सर पर जो है वो जीत का ताज लग गया, किस तरीके से देख रहे हैं इसे? देखिए, जो ताज मेरे सिर बना है जी, तो ऐसी स्थिति में बना है कि बड़ा कांटों भरा ताज है सब, क्योंकि चुनौतियां बहुत हैं रामपुर में। क्योंकि यहाँ जो सांसद कभी रहे हैं पहले, तो कोई काम तो हुआ नहीं, लेकिन अब बहुत सारा काम मुझे करना है। और मैं समझता हूँ 2 साल की सरकार हमारी केंद्र की भी है, 5 साल की हमारी यूपी सरकार है। मैं मंत्री जी हमारे बीच में खड़े हैं, कुछ इनसे लड़ूंगा, कुछ दूसरे मंत्री से मांगूंगा, कुछ न कुछ तो ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करूँगा। तो मतलब जिस विकास की, जिस काम की बात होती है वो करके दिखाएंगे और जो लोगों ने चुना उस विश्वास को पूरा करेंगे। देखो, भाजपा करने पे विश्वास रखती है, खाली बातें नहीं करती, कहती है तो वो सब करती भी है भाजपा। देखिए, अभी बहुत बड़ा आरोप आसिम राजा जी ने लगाया है। उन्होंने कहा है ईवीएम पे सवाल उठने लगे और उन्होंने कहा है कि निष्पक्ष तरीके से कुछ नहीं हुआ। ये थोड़ी देर पहले भी मैंने आपसे पूछा था और अब एक और आरोप लगा दिया, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हम 4 दिन पहले भी कह रहे थे, पहले तो जो है ना वो प्रशासन पे आरोप लगाया उन्होंने, आज चुनाव हारे हैं तो है ना ईवीएम पे लगाना शुरू कर दिया। तो ये तो बौखलाहट है एक चीज से। हारने के बाद अपनी जनता ने जो निर्णय दिया है उसे मानना चाहिए, जब मैं हूँ जब वो है, लेकिन जनता का निर्णय स्वीकार करना चाहिए। हाँ, तो मतलब जनता का निर्णय था कि जो नए सांसद चुने जाएं वो घनश्याम लोधी जी हों और जिस विश्वास के साथ जनता ने आपको चुना है उस पर आप लगेंगे? जी, मैं उस पर खरा उतरने का कोशिश करूंगा। जो जनता ने मुझे निर्णय दिया है, जनता का जो निर्णय किया है, मैं उस पर खरा उतरूंगा। चलिए। तो देखिए, आप नए सांसद घनश्याम लोधी जी को सुन रहे थे, जिनका साफ कहना है कि जनता ने मुझे चुना और जिस काम के लिए चुना वो रामपुर के लिए मैं करके दिखाऊंगा और जो भी आरोप शुरुआत से लग रहे हैं उन सब को मैं खारिज करता हूं। और देखिए, जीत का ताज जो है वो लग चुका है और यहाँ से मैं आपको दिखाना भी जाऊंगी कि पूरी जो देखिए किस तरीके से सिक्योरिटी वगैरह सब तैनात है। तो आप सुन रहे थे साफ तौर पे कि क्या कहना था और जो अभी आरोप बार बार लग रहे हैं उन सब पर एक ही चीज कही है कि ये जनता का विश्वास था। तो देखिए, इस बार एक करारी हार जो है वो समाजवादी पार्टी को लगी है। 2014 के बाद एक कमबैक जो है वो बीजेपी ने लिया है और जिस तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आ रही है और बार बार एक ही चीज शुरुआत से ये कही जा रही है कि लोगों का विश्वास था और लोगों की वजह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। फरा, रामपुर से आपने तस्वीरें हमें दिखाई, एक बार अनामिका के पास चलते हैं। आजमगढ़ से हमारे साथ
बनी हुई है। अनामिका के पास जाएंगे, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि रामपुर में बीजेपी के घनश्याम लोधी जीत चुके हैं और इसके बीच उन्होंने न्यूज 18 से भी बात की। उन्होंने कहा कि जनता के निर्णय पर मैं खरा उतरूंगा, ज्यादा से ज्यादा काम करूंगा। साथ उन्होंने ये भी कहा कि जनता ने जो मुझे ताज पहनाया है वो कांटे का ताज है, क्योंकि यहाँ पर काम करने के लिए बहुत है, यहाँ पर चुनौतियां बहुत है। ये जिक्र किया घनश्याम लोधी ने। आपको बता दें, बड़ी जीत रामपुर में घनश्याम लोधी ने जीत दर्ज की है। बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम लोधी जीत चुके हैं और उन्होंने बयान ये दिया है कि ज्यादा से ज्यादा काम करूंगा जनता के लिए। जिस जनता ने मुझ पर विश्वास जताया है उस जनता के लिए मैं विकास का काम करूंगा और जनता के निर्णय पर खरा उतरूंगा। घनश्याम लोधी का ये बड़ा बयान सामने आया है। रामपुर में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई है। बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम लोधी को बड़ी जीत मिली है। इसी बीच उन्होंने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की और उन्होंने कहा कि मैं विकास का काम करूंगा और जिस तरह जनता ने मुझ पर भरोसा जताया है उसी तरह मैं जनता के लिए काम करता रहूंगा। अब ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको पूरा परसेंटेज बताते हैं। तो आपको बता दें कि रामपुर में कमल खिल चुका है और बीजेपी को 52% यहां पर वोट हासिल हुए हैं। रामपुर से ये पूरी तस्वीर आपके सामने है ग्राफिक्स के जरिए। यहां पर बीजेपी को बड़ी जीत मिली है, समाजवादी पार्टी को 40% यानी कि कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिली है। हालांकि रामपुर में कमल खिल चुका है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर यहां पर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि कड़ी टक्कर यहां पर सुबह से ही देखने को मिली। कभी बीजेपी के प्रत्याशी आगे, कभी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे, लेकिन आखिरकार जब रिजल्ट सामने आया तो बीजेपी 52% के साथ आगे और समाजवादी पार्टी 40% के साथ दूसरे नंबर पर रही, यानी कि रामपुर में कमल खिल चुका है। अनामिका हमारे साथ बनी हुई है। अनामिका, किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं वहां? देखिए, रामपुर के बाद आजमगढ़ में भी कमल खिलने की तरफ ही पार्टी अग्रसर हो रही है बीजेपी, क्योंकि यहाँ पे 14,712 वोटों से निरहुआ आगे चल रहे हैं, यानी कि कुल 15,000 वोटों का मार्जिन अभी दिखाई दे रहा है। और चूंकि वोटिंग जो काउंटिंग अपने आखिरी दौर में है, लिहाजा 15,000 का ये जो गैप है ये भर पाना बिल्कुल नामुमकिन जैसा है। लिहाजा ये माना जा रहा है कि आजमगढ़ में भी कमल खिल सकता है। हालांकि यहाँ पे अभी थोड़ा सन्नाटा पसरा है, तनाव का माहौल है, क्योंकि आखिरी दौर की काउंटिंग चल रही है और ये वो स्टेज है जहां पे तमाम प्रत्याशियों के साथ साथ कार्यकर्ताओं के भी कान खड़े होते हैं और इंतजार कर रहे होते हैं कि अगले राउंड में या आखिरी राउंड में क्या होने वाला है। तो कुछ स्थिति वैसी दिखाई दे रही है। अंदर थोड़ी बहुत हलचल मुझे जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन जो ड्यूटी पे कर रहे हैं अंदर कर्मचारी, मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैक्सिमम विधानसभा सीटों की काउंटिंग हो चुकी है। सिर्फ 1-2 विधानसभा सीटें ही ऐसी बची जिसमें कुछ राउंड की काउंटिंग बची हुई है, यानी कि 90% तक काउंटिंग कंप्लीट हो गई है। 10% काउंटिंग सिर्फ बची हुई है। तस्वीर साफ हो जाएगी आधे घंटे में, ये माना जा रहा है। और अब तक की तस्वीर के मुताबिक दोनों ही जगहों पर, रामपुर के बाद आजमगढ़ में भी कमल खिल सकता है, जो अपने आप में बीजेपी के लिए कम से कम बड़ी जीत तो है। इसलिए बड़ी जीत है क्योंकि ये वही आजमगढ़ है जहां पे 10 सीटें बीजेपी लूज कर गई थी 2022 के विधानसभा चुनाव में। समाजवादी पार्टी ने 10 सीटें जीती थी और शायद मुझे लगता है कि यही कॉन्फिडेंस अखिलेश यादव को रहा भी होगा कि 10 सीटें चूंकि हमारे विधायक है, 10 विधायक है वहां पे, तो बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं वहां पे जाने की और प्रचार करने की। लेकिन 10 विधायकों के होने के बावजूद अगर बीजेपी के प्रत्याशी को 2 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं तो ये बड़ी जीत है बीजेपी के लिए। न सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस चेहरे का भी कमाल है। बिल्कुल कहा जाता है कि योगी जहां जाते हैं वोट बटोर कर ले जाते हैं और जहां जाते हैं वो सीट बीजेपी के खेमे में आती है। तो 2 उपचुनाव के जो सीटें हैं, रामपुर चाहे आजमगढ़, ये दोनों जिले ऐसे हैं जहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया। 2 सभाएं यहाँ पे भी की, आजमगढ़ में भी, और 2 सभाएं रामपुर में भी की। अलग अलग मुद्दों को उठाया, सरकार की योजनाओं को गिनवाया, कानून व्यवस्था का मुद्दा गिनवाया और बहुत सारी बातों के साथ साथ प्रत्याशी के लिए वोटों की अपील की। उस अपील का असर ऐसा हुआ कि रामपुर में कमल खिल चुका है। तो वहीं आजमगढ़ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 15,000 के मार्जिन से बीजेपी बिल्कुल आजमगढ़ में जैसे ब्रेकिंग न्यूज आती है हम आपके पास आएंगे और तमाम अपडेट्स आपसे लेंगे। रामपुर से हमारी सहयोगी आस्था कौशिक हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। आस्था, क्या समाजवादी पार्टी को ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबा है? क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा 400 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे अखिलेश यादव और इस बार आजमगढ़ में उतरे ही नहीं प्रचार प्रसार करने के लिए।
देखिए, चुनाव जब लड़ा जाता है तो किसी भी पार्टी का सुप्रीम लीडर या पार्टी से जुड़ा कोई भी नेता ये नहीं कहता कि हम पिछड़ सकते हैं या हमारी ये कमियां हैं या हम हार जाएंगे। जीत के दावे पहले दिन से ही कर रहा होता है और काउंटिंग खत्म होने से 1 घंटा पहले तक कर रहा होता है। आप सुबह से देखिए कि जब ये लीड बढ़ रही थी, घट रही थी, लेकिन लगातार ना सपा इस बात को छोड़ने के लिए तैयार थी कि हम जीत नहीं रहे हैं या हमारी मार्जिन कम हो रहा है, ना इस बात को भाजपा मानने को तैयार थी। सियासी पार्टियों का वक्तव्य ही आप देखिए चुनाव के दिन तक ऐसा रहता है कि हम जीतने वाले हैं, हम जीतेंगे, क्योंकि राजनीति का यही तकाजा है। लेकिन हाँ, प्रचार से यदि आप उठा करके देखें तो अखिलेश यादव या फिर सपा की सीनियर लीडरशिप ने शुरुआत से ही दूरी बनाई, रामपुर से भी और आजमगढ़ से भी। आरोप ये लगा कि आजम खान को अकेले छोड़ दिया गया चुनावी मैदान में और बदायूं से भेजा गया है धर्मेंद्र यादव को, वो भी अपने बूते वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो कह बार बार समाजवादी पार्टी यही रही थी कि ये दोनों तो हमारी ही सीटें हैं, हमारे पास आती रही है, कहीं नहीं जाएंगी। और हाल ही में असेंबली इलेक्शंस में जो 10 विधानसभा सीटें जीती आजमगढ़ में सपा ने और रामपुर में 3, यहाँ 5 विधानसभा सीटें हैं, 2 पर भाजपा है और 3 पर सपा है। तो उससे वो काफी आशान्वित दिख रहे थे कि यहाँ पे भी 3 विधायक उनके हैं, वहां पर तो 10 विधायक उनके हैं और इसीलिए जो लोकल कैंडिडेट है या केवल और केवल कैंडिडेट के ऊपर डाल करके छोड़ दिया गया था। जबकि भाजपा को आप देखें तो उसने इस उपचुनाव को भी काफी एग्रेसिवली लड़ा, बहुत गंभीरता से लड़ा। खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों जगह जाकर जनसभा करके आते हैं, केंद्र से जुड़े मंत्री प्रचार के लिए आते हैं, सांसद आते हैं, यूपी सरकार के मंत्री आते हैं। भाजपा शुरू से इस बात को कहती रही कि चुनाव छोटा बड़ा नहीं होता, चुनाव चुनाव होता है, वो जनता की उम्मीदें होती हैं और हमारा ये फर्ज है, हमारा काम है कि हम अपने किए गए काम को जनता तक पहुंचाएं। तो वो पूरी तरह विकास के दावों को लेकर मैदान में थी। लेकिन हाँ, इसे झटका जरूर कहा जाएगा सपा के लिए, क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस के बूते वो चल रही थी कि ये दोनों ही सीटें हमारी रही हैं, आगे भी रहेंगी, ना कोई हरा पाया है, ये लफ्ज थे चुनाव प्रचार में, ना तो कोई हरा पाया है और ना ही कोई हरा पाएगा, ये धर्मेंद्र यादव कहते थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि पासा पलट गया है, रामपुर से जीत डिक्लेयर हो चुकी है भाजपा की और आजमगढ़ से भी थोड़ा वक्त और लगेगा, ये जीत डिक्लेयर हो जाएगी। बिल्कुल आस्था और फराह खान लगातार हमारे साथ बनी हुई है। फराह, इस वक्त कैसा माहौल आप अपने आसपास देख रही हैं? जी देखिए, इस वक्त का अगर मैं माहौल की आपको बात बताऊं तो अभी हमने कुछ देर पहले अभी बात की थी घनश्याम लोधी जी से और वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि जनता ने विकास को चुना है और जनता ने इस बार कमल इसीलिए खिलाया है क्योंकि जनता चाहती है रामपुर में काम हो और खुशी की लहर दिख रही थी। देखिए, स्टार्टिंग से जब शुरुआत से हम लोग यहाँ से कवर कर रहे थे, जब हम लोग कैंपेन्स में जा रहे थे, सब देख रहे थे, तो समाजवादी पार्टी काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी और बात पे ये कहती थी कि मेरिट के नाम पर, काम के नाम पर हम लोग जीतेंगे और जनता हमें चुनेगी। लेकिन कल जिस तरीके से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आरोप लगे और उसके बाद ये साफ कहा गया कि कोई उम्मीद नहीं लगती है और आज जैसे ही सुबह में जब आगे चल रहे थे तो फिर कहा गया कि शायद उम्मीद हो जाए और उसके बाद जैसे ही कांटे की टक्कर हुई और 42,000 वोटों से रामपुर ने जो है अपना सांसद जो है वो चुन लिया है, घनश्याम लोधी यहाँ से चुन लिए गए हैं और जनता ने उन्हें यहाँ का नया सांसद बना दिया। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है उपचुनाव नतीजों पर। सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शाम का 4 बजे का समय निर्धारित किया गया है। लखनऊ के बीजेपी दफ्तर से ये पीसी होनी है। उपचुनाव के नतीजों पर सीएम योगी आदित्यनाथ अपने विचार रखेंगे। शाम 4 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। लखनऊ के बीजेपी दफ्तर में इसका आयोजन किया जाएगा। उपचुनाव के जो नतीजे रहे हैं उन पर सीएम योगी आदित्यनाथ अपना वक्तव्य जारी करेंगे। आपको बता दें, लखनऊ के बीजेपी दफ्तर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उपचुनाव के नतीजों पर ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ब्रीफिंग की जाएगी। शाम 4 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ वहां मौजूद रहेंगे लखनऊ के बीजेपी दफ्तर में, जहां पर जश्न का माहौल रहेगा। तमाम बीजेपी के दिग्गज वहां मौजूद रहेंगे, कार्यकर्ता वहां पर पहुंचेंगे, जिनकी पूरी कोशिश के बाद, मेहनत के बाद बीजेपी को ये बड़ी जीत रामपुर में मिली है और आजमगढ़ में भी बढ़त की ओर है बीजेपी और कुछ ही देर में औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि लखनऊ के बीजेपी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी सीएम योगी आदित्यनाथ की। उपचुनाव नतीजों पर सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपने विचार प्रदेशवासियों के साथ साझा करेंगे। अनामिका, आजमगढ़ में कुछ तस्वीर साफ हुई अब तक? देखिए, आजमगढ़ को ही लेके पसोपेश की स्थिति है और शायद यही वजह है कि जो
जश्न का माहौल होना चाहिए कम से कम बीजेपी मुख्यालय पर या बाकी लोगों पर। वो इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि आजमगढ़ भी डिक्लेयर हो जाए, उसके बाद एक बार वो जश्न को लेकर ऐलान करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो समय है 4 बजे का, अब वो भी बहुत सोच समझ के रखा गया है, क्योंकि ये बात वो लोग भी समझ रहे होंगे कि सिर्फ इंतजार जो है यहाँ पे 2:45 हो रहे हैं, आधे घंटे और लगेंगे। तो सब कुछ क्लियर होने के बाद ही मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और इस जीत का सेहरा भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सर पे ही सजेगा। इसको इसलिए समझिए क्योंकि इन दोनों ही उपचुनाव में सबसे बड़े चेहरे के तौर पे, स्टार प्रचारक के तौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया है। कोई भी केंद्रीय नेतृत्व का चेहरा या फिर कोई भी पार्टी का और नेता नजर नहीं आया उपचुनाव में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा जो प्रदेश के स्तरीय जो नेता थे, मंत्री थे, वही नजर आए। लेकिन सबसे बड़े चेहरे के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार किया था और यही वजह थी कि दरमदार उनके ऊपर भी था कि चूंकि उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, लिहाजा परफॉर्मेंस अच्छी हो। तो अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे का जो कमाल एक बार फिर से दिखाई दे रहा है, जहां पर रामपुर में चुनाव जीतने के बाद आजमगढ़ में भी कुछ स्थिति ऐसी दिखाई दे रही है। तस्वीर दिखा दूं मैं एक बार फिर से आपको। अभी 2:45 हो रहे हैं। हालांकि हर बार ये कहा जा रहा है पूछने पर कि 3 सीटें हो चुकी है कंफर्म, मतलब चुनाव ये काउंटिंग खत्म हो गई है, सिर्फ 2 सीटें बची हुई है। उन 2 सीटों में भी कुछ जो है परसेंटेज बस उतनी वोटिंग काउंटिंग बची हुई है, बाकी मैक्सिमम काउंटिंग खत्म हो गई है। 15,000 का मार्जिन बरकरार अभी तक। हालांकि 10% जो भी काउंटिंग बची हुई है उसको लेके कहा जा रहा है कि आधे घंटे में वो भी क्लियर हो जाएगा। तो आजमगढ़ में जो तस्वीर है वो थोड़ा इंतजार इस बात के लिए भी करवाया जा रहा होगा, मुझे लगता है कि क्योंकि धर्मेंद्र यादव अंदर हैं और वो खुद भी आश्वस्त होना चाहते होंगे, क्योंकि गुड्डू जमाली तो निकल के जा चुके हैं यहाँ से, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अभी भी अंदर मौजूद हैं, तो खुद भी कंफर्म करना चाहते होंगे। कुछ देर के बाद वो भी शायद बाहर आ जाएं सब कुछ क्लियर होने के बाद। लेकिन तस्वीर फिलहाल यहीं पर है। जो विधानसभा वार कर्मचारी लगाए गए थे ड्यूटी करने के लिए, काउंटिंग करने के लिए, वो एक एक करके निकल रहे। तो जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि उनकी विधानसभा सीट की काउंटिंग खत्म हो चुकी है, इसलिए उनको रिलीज कर दिया गया है और वो यहाँ से निकल के चले गए। और जिस सीट की भी काउंटिंग बची हुई, सिर्फ उसी सीट के जो कर्मचारी है वो वहाँ पे रुके हुए हैं और काउंटिंग चल रही है अभी। ठीक है, अलाउद्दीन हमारे साथ लगातार बने हुए। अलाउद्दीन, क्या लगता है समाजवादी पार्टी को जो बड़ी हार का सामना करना पड़ा है अपने ही गढ़ में, कौन सी बड़ी वजह रही है इस हार की? और देखिए, बड़ा सेटबैक है समाजवादी पार्टी के लिए और सबसे खास बात यह है, हालांकि आजमगढ़ में अभी करीब 60,000 वोटों की गिनती बाकी बची है, लेकिन मार्जिन जो है वो इस तरह का है कि शायद उसको पूरा कर पाना बहुत ज़्यादा संभव नहीं होगा। जो सवाल आपका है कि आखिर समाजवादी पार्टी ने ऐसा किया क्या कि दोनों जगहों पर उनको हार का सामना करना पड़ा, तो बिला शक शुबहा जिस तरह से आखिरी वक्त तक जो है चयन नहीं हो पाया कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा, और जिस तरह से आजम खान के सहारे रामपुर की सीट को छोड़ा गया। आपको याद होगा कि आखिरी दिन नॉमिनेशन का जो सोमवार का दिन था, उस दिन तक ये बात कंफर्म नहीं हो पाई थी 1 बजे तक कि आखिर रामपुर से प्रत्याशी कौन होगा। जब 12 साढ़े 12 बजे जो है आजम खान सपा दफ्तर पहुंचते हैं रामपुर के, तब जाकर के वो घोषणा करते हैं कि आखिर यहाँ से उम्मीदवार कौन होगा। उसी तरह के हालात आजमगढ़ सीट को लेकर के भी बने रहे। यहाँ पर अलबत्ता जो है सवाल जो है डिम्पल यादव को लेकर के भी उठता रहा, क्या वो चुनाव लड़ेंगी या धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ेंगे। संडे के दिन जो है रविवार के दिन उनको वहां से रवाना किया जाता है धर्मेंद्र यादव को तब भी पता नहीं रहता कि आखिर उनको नॉमिनेशन करना है, कैसे करना है, कब करना है। फाइनली नॉमिनेशन का एक मसला है कि आखिरी वक्त पर समाजवादी पार्टी ने, आखिरी वक्त नहीं बिल्कुल कहें एकदम आखिरी वक्त, क्योंकि 3 बजे का वक्त ही तय किया गया था नॉमिनेशन का और 12 बजे 1 बजे समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी को जो है तैयार करती है। इसके अलावा मान के चले कि भारतीय जनता पार्टी की जो एक खासियत है कि एक चुनाव जीतने हारने के बाद अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है, तो शायद यही बड़ी वजह है कि जैसे ही ऐलान बाई इलेक्शन का होता है, बाई इलेक्शन के ऐलान के साथ ही भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। साथ ही कंपेनिंग की बात अगर करेंगे तो बिला शक शुबहा कंपेनिंग में आधे अधूरे से नजर आए धर्मेंद्र यादव, जहां पर बड़े चेहरों की जरूरत यहां पर थी आजमगढ़ में, जिसको समाजवादी पार्टी अपना गढ़ मानती है, कहती भी रही है। हालांकि विधानसभा चुनाव में वो तय भी हुआ, तो कंपेनिंग का मामला भी कमजोर सा नजर आया। आखिरी वक्त तक लोग उम्मीद करते रहे कि सपा मुखिया यहां पर आएंगे और वो कंपेनिंग करेंगे। बिला शक शुबहा वो आते तो शायद कुछ सिनेरियो बेहतर होगा और आज जो टीस होगी धर्मेंद्र यादव को चुनाव अगर वो हारते हैं, हालांकि जो मार्जिन है वो करीब 13,000 का लगातार बना हुआ है, तो शायद वो यही सोचेंगे कि अगर कंपेनिंग के लिए बड़े स्तर पर लोग आ जाते तो शायद 13,000 का मार्जिन वो जो है कवर कर सकते थे। चौथा एक बड़ा रीजन जो मुझे दिखाई पड़ता है खासतौर से आजमगढ़ में, गुड्डू जमाली ने जो गेन किया है वोट, बिला शक शुबहा माइनॉरिटीज का वोट बहुत ज्यादा शिफ्ट हुआ है। शायद इस बात की कोशिश भी नहीं की गई समाजवादी पार्टी की तरफ से एक मैसेज देने की कि माइनॉरिटियों के लिए वो थे, हैं और रहेंगे। शायद इस तरफ बहुत ज्यादा कोशिश नहीं हुई। खासतौर से आजमगढ़ में बहुत सारे मदरसे हैं, बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, खासतौर से ऐसे जिम्मेदारों से भी कोई संपर्क नहीं किया गया। ये पूरे इलाके, चाहे वो बिलरियागंज का इलाका, मुबारकपुर का इलाका है, जहां पर कहा जाता है कि
कुछ लोग ऐसे तय हैं जो कि वोट बैंक को शिफ्ट करने की कुव्वत रखते हैं, शायद उसकी कोशिश भी नहीं हुई। हालांकि रिजल्ट अब जब निकल करके आएगा तो मेहनगर में समाजवादी पार्टी शायद पीछे नजर आए, शायद इसी तरह का कुछ रिजल्ट सगड़ी विधानसभा में भी निकल के आए। गोपालगंज को लेकर के भी बहुत शक शुबहात पैदा किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी जो अच्छे से लड़ी है चुनाव, वो आजमगढ़ सदर में दिखाई देता है। हालांकि चारों विधानसभा क्षेत्रों में बहुत ही जो है करीबी मामला नजर आया है, लेकिन ऐसे में गुड्डू जमाली पर सिर्फ ठीकरा फोड़ देना बहुत ज्यादा उचित नहीं रहेगा। गुड्डू जमाली क्योंकि अपनी पार्टी की तरफ से घोषित प्रत्याशी थे, उन्होंने इलेक्शन लड़ा, बिल्कुल दलित वोट बैंक भी उनकी तरफ गया। अब सवाल ये भी उठता है कि अगर गुड्डू जमाली चुनाव नहीं लड़ते तो दलित वोट कहां जाता, तो शायद वो बीजेपी में शिफ्ट हो जाता, तो बीजेपी ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीतती। तो इन सब बातों से या बहानों से बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को बेहद गंभीरता से आत्मचिंतन करे जाने की जरूरत है। और उपचुनाव को उपचुनाव के तौर पर जो लोग लेते हैं उनको ये बात सोचनी होती है कि जमीन पर उनके लाखों कार्यकर्ता इस बात का इंतजार कर रहे होते हैं कि वो इलेक्शन जीतें और मोराल उनका बूस्ट हो। और ऐसे में तब जब 2024 का इलेक्शन सामने है और ये हार कहीं ना कहीं से उन तमाम लोगों के मोराल को डाउन करेगी। जी अलाउद्दीन हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं और जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। निरंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निरंजन जी, जिस तरह से अब बीजेपी को बड़ी जीत यहां पर समाजवादी पार्टी के गढ़ में मिली है, आप कौन सी ऐसी बड़ी 3 वजहें गिनाएंगे जो समाजवादी पार्टी की कमी रह गई? कमी कहें या भारतीय जनता पार्टी की खासियत, दोनों चीजों को अगर आप उल्टा पुल्टा करेंगे तो एक दूसरे से मैच करती है। देखिए, ऐसा है कि जैसे अभी एक मैं आपको शुरू से कहता आया हूं कि निरहुआ ने मैदान नहीं छोड़ा, हारने के बावजूद लोगों के बीच में जाते रहे। धर्मेंद्र यादव लोगों से यूज टू नहीं थे, लोगों से ज्यादा परिचित नहीं थे। वहां का जो कैडर है वो धर्मेंद्र यादव से बहुत ज्यादा मिला जुला नहीं हुआ था। और तीसरी सबसे बड़ी बात, आजमगढ़ के अंदर लोगों ने 5 साल के लिए अखिलेश जी को वहां पे चुनाव जिताया था, 5 साल उनको पार्लियामेंट में अपना प्रतिनिधित्व बना करके भेजा था, लेकिन उन्होंने करहल को अपने प्राथमिकता देते हुए आजमगढ़ से उन्होंने इस्तीफा दिया। इसका लोगों के मन में बहुत ज्यादा मलाल था। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे व्यू की रचना की है और जिस तरीके से इन दोनों सीटों का शिकार मैं कहूंगा, ये आप इसको जीत कहिए, मैं इनको कहूंगा दोनों सीटों का शिकार भारतीय जनता पार्टी ने करके आप ये मान के चलिए समाजवादी पार्टी को कितने किलोमीटर पीछे धकेल दिया है, ये अब आने वाला राजनीतिक भविष्य समाजवादी पार्टी का तय करेगा। और कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के अंदर से एक हतोत्साह उत्पन्न होगा, उसका आप जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका। आप बने रहे हमारे साथ, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे और चर्चा यूं ही आगे जारी रहेगी। फिलहाल वक्त हो चला यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।